आज के शो की शुरुआत एक तस्वीर और कुछ सवालों के साथ। पहले तस्वीर देखिए। यह यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का सबसे ताजा हमला है। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से कीव को निशाना बनाया, जिसमें 8 यूक्रेनी नागरिक मारे गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बड़ी तबाही मची है। अब मैं आपको यह कहूं कि ये जो 8 यूक्रेनी मारे गए हैं, कीव में जो इतना नुकसान हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या आप मानेंगे? अरे भाई, आप क्या? कोई नहीं मानेगा। लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, तो इसमें पीएम मोदी कहां से आ गए? ये मिसाइल भारत की तरफ से तो चली नहीं है, रूस ने दागा है, यूक्रेन में गिरा है, फिर इसमें इंडिया कनेक्शन कहां से आ गया? लेकिन नहीं, जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चश्मे से इस लड़ाई को देखेंगे, इस हमले को देखेंगे, तो कीव में तबाही की इन तस्वीरों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह कहा जा रहा है। गजब की थ्योरी। रूसी तेल खरीदने के भारत के फैसले से ट्रंप सरकार इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी हताश है, उसकी पोल खुद टीम ट्रंप ने खोल दी। इनसे मिलिए। इनका नाम है पीटर नवारो और काम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग देना। मेरा मतलब है कि ये ट्रंप को सलाह देते हैं, सलाहकार हैं कि किस मुद्दे पर क्या बोलना है, क्या स्टैंड लेना है। यानी ट्रंप मॉनिटर हैं, तो ये सीपीयू हैं। और पुराने सीपीयू से काफी प्रोसेसिंग के बाद यह गजब का ज्ञान निकला है कि रूस यूक्रेन तो मोदी का युद्ध है। पहले आप इनका बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि पीटर साहब की इस बावली बोली के पीछे रहस्य क्या है। जो अमेरिका इस वक्त लड़ाई में यूक्रेन को लगभग 67.2 अरब डॉलर की सैन्य सहायता अब तक पहुंचा चुका है, हिमार्स जैसी लंबी दूरी की न जाने कितनी मिसाइलें दे चुका है, वो कह रहा है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के लिए भारत जिम्मेदार है। मतलब रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार भी अमेरिका दे, पैसा भी अमेरिका दे, और लड़ाई के लिए जिम्मेदार हो भारत। गजब का लॉजिक। इसे लॉजिक ना कहकर मैजिक भी आप कह सकते हैं, यह ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं से भी भारत का हाथ इस लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहा है और ट्रंप सरकार फ्रस्ट्रेशन में भारत पर इल्जाम लगा रही है। और फ्रस्ट्रेशन किस बात की है वो आप देख लीजिए। फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि ट्रंप सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल ना खरीदे और आंख बंद करके अमेरिका से ट्रेड डील करे, अमेरिका से तेल खरीदे, उनकी तिजोरियां भरे, भले ही ऐसा करने में खुद भारत की तिजोरी खाली हो जाए। ऐसी तो नियत है ट्रंप सरकार की, ट्रंप साहब की। और इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। उसकी तो सारी हाइट, सारी लिमिट अमेरिकियों ने ही क्रॉस कर दी। अगर मोदी देश हित में रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला कर रहे हैं, तो वो ट्रंप की नजर में रूसी वॉर मशीनरी की फंडिंग है। और खुद अमेरिका रूस से अरबों डॉलर का सामान खरीदे तो विश्व कल्याण में है, वो खरीदारी जन कल्याण में है। हम आपको इसी शो में क्लियर कट में कई बार बता चुके हैं कि रूस से अमेरिका क्या क्या नहीं खरीदता है और क्या क्या खरीदता है। अमेरिका का पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार रूस से मंगाए गए खनिजों पर टिका हुआ है। और इसी साल अब तक 8 महीने में ही अमेरिका रूस से 209.10 करोड़ डॉलर, यानी कि लगभग 17,460 करोड़ रुपए का सामान खरीद चुका। पिछले साल अमेरिका ने रूस से 25,000 करोड़ रुपए का सामान मंगवाया था, जिसमें यूरेनियम, फर्टिलाइजर, टाइटेनियम शामिल था और भी कई दूसरी चीजें थी इसमें। और रूस को अमेरिका ने सामान कितने का भेजा था? वो सिर्फ 4,100 करोड़ रुपए का। जिस यूरोप के लिए पीटर नवारो का दिल जार जार हुए जा रहा है, वो यूरोप खुद रूस से इस युद्धकाल में ही 883 बिलियन यूरो का गैस खरीद चुका है। और जिस रूसी तेल की खरीदारी के लिए भारत को पीटर घेर रहे हैं, उसका भी सबसे बड़ा खरीदार चीन है, भारत नहीं। लेकिन चीन इन्हें रह रहकर धकिया देता है और बगैर चीनी खनिज के इनका काम चलेगा भी। इसलिए घूम फिर कर ये भारत की ओर आ जाते हैं या आ रहे हैं।
साफ है, रूस की जेबें अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर भर रहे हैं, भर भर कर रूसी माल खरीद रहे हैं। और भारत अगर रूसी तेल खरीद रहा है तो यह भारत को रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हैं। अब सोचिए जरा कि कैसे फेक नैरेटिव फैलाने में पूरी अमेरिकी मशीनरी लग चुकी है। जबकि फैक्ट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि युद्ध का युग नहीं है, यह बुद्ध का युग है, शांति का युग है। यह बयान उन्होंने 16 जुलाई 2022 को ही दे दिया था। लड़ाई की एकदम शुरुआत में उन्होंने यह बयान दिया था। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मॉस्को का दौरा किया था तब भी राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने यही बात दोहराई कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसके बाद जब अगस्त 2024 में पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो वहां पर भी इस संघर्ष के संभावित समाधान में भारत की तरफ से मदद का ऑफर दिया गया था। मतलब रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत का शुरू से ही स्टैंड क्लियर रहा है और क्लियर कट रहा है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति का रास्ता निकाला जाना चाहिए, लड़ाई रुकनी चाहिए। लेकिन साफ है कि ट्रंप सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं वक्त के साथ, माहौल के साथ। अगर ट्रंप के सलाहकार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं आपको ट्रंप की टीम के एक और नुमाइंदे का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। यह अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हैं और इन्होंने कहा है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आखिरकार हम साथ आ जाएंगे। यानी कि भारत के साथ टैरिफ विवाद के बीच भी अमेरिका को यह उम्मीद है कि वो भारत के साथ अच्छा समझौता कर सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत अमेरिका के रिश्ते काफी पेचीदे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि दोनों देश आखिरकार एक साथ आ जाएंगे। यहां एक और बात जो गौर करने वाली है कि ट्रंप सरकार की तरफ से नरमी तब दिखी है जब अब से कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर निकलने वाले और जापान के साथ भी ट्रेड को लेकर ट्रंप सरकार की लगातार खींचतान चल रही है। और कल तो जापान और अमेरिका के बीच यह रसाकशी इस लेवल पर पहुंच गई कि जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने आखिरी मिनटों में अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। यह सीधे सीधे अमेरिका को जापान की तरफ से मैसेज था कि ट्रेड को लेकर वो दादागिरी नहीं दिखा सकता। और इस बीच पीएम मोदी की जापान यात्रा काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि जापान और भारत क्वाड अलायंस में पार्टनर्स भी हैं, जिसके बाकी दो मेंबर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। लेकिन अमेरिका ने क्वाड पार्टनर्स के साथ ही जिस तरीके का रवैया अब तक अख्तियार किया है उससे अमेरिका के पुराने साझेदार जैसे कि जापान और भारत उससे दूर दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप सरकार की नीतियों से उल्टे ब्रिक्स मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जापान के बाद पीएम मोदी चीन भी जाने वाले हैं जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हो सकती है। इससे भी ट्रंप सरकार परेशान है क्योंकि चीन के खिलाफ नीति का प्रचार करके ही ट्रंप सत्ता में आए थे, लेकिन टैरिफ वाली जिद और उसकी वजह से अमेरिका ही एक तरह से साइडलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.